11 मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अन्ना जार्विस। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अन्ना जार्विस एक लेडी हैं, ये इमेज में आप देख सकते हो, ये है अन्ना जार्विस। अभी न्यूज में इसलिए हैं, हर साल देखो मदर्स डे मनाया जाता है मई में, सेकंड संडे जो आता है मई में, दूसरा शनिवार संडे, उस दिन मनाया जाता है हर साल मदर्स डे। मदर्स डे की स्थापना की थी इन्होंने, अन्ना जार्विस जी ने। 1 मई 1864 को जन्म होता है, नवंबर 24 1948 को इनकी डेथ हो जाती है। अन्ना जार्विस ने मदर डे जो ये डिक्लेयर किया था, फाउंड किया था, स्थापना की थी, ये एक अमेरिका की एक्टिविस्ट थी, समाज सेवक थी अमेरिका में। इन्होंने अपनी माता और सभी माताओं को ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए 1908 में 1908 में इन्होंने मदर्स डे की स्थापना की, मदर्स डे को फाउंड किया। ये जो डेट है हर साल सेकंड संडे जो आता है मई के महीने में, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो माता है, माता के जो टायरलेस एफर्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया जा सके, इसलिए ये मनाया जाता है। जो जार्विस जी का होम स्टेट था, यानी कि जहाँ पे इनका जन्म होता है अमेरिका में, देखो 50 स्टेट हैं, 50, उनमें से एक वेस्ट वर्जीनिया है। वेस्ट वर्जीनिया इनका होम स्टेट है, अन्ना जार्विस जिनका, जहाँ पे जन्म होता है। तो पहली बार वेस्ट वर्जीनिया जो ये स्टेट है अमेरिका में, उसने पहली बार रीजनल हॉलीडे डिक्लेयर किया था मदर्स डे पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोवई साइक्लिक ट्रैक प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मुंबई की सिविक बॉडी है, उसने देखो, ये बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने अलाउ कर दिया एक पिटीशन जो चैलेंज करती है कि जो पोवई लेक है, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में जो पोवई लेक है, पोवई झील है, इसके अराउंड मुंबई गवर्नमेंट ने, मुंबई की जो सिविक बॉडी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसने यहाँ पे इसके आसपास, पोवई लेक के आसपास, जैसे ये झील है इसके आसपास साइकिल ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक मतलब रेस लगाने वाला रास्ता या साइकिल के लिए रास्ता बनाने के लिए यहाँ पे बात बोली थी। लेकिन ये कहा, इस पिटिशनर ने जो चैलेंज किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, यानी कि पिटीशन डाली है, याचिका, और कहा पोवई लेक के आसपास ये साइकिल ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक बनाना इलीगल है, अवैध है। तो हमें जानना ये ज़रूरी है पोवई लेक कहाँ पे है और किस हालत में और किस लिए फेमस है। ये है पोवई लेक जो आप देख रहे हो इमेज में, ये एक वेटलैंड है, इसलिए ये फेमस है। वेटलैंड आप जानते हो आर्द्र भूमि होती है, कोई भी ऐसी भूमि जहाँ पे परमानेंटली या सीजनली साल के कुछ महीने में पानी भरा रहता हो, उसे कहते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि हिंदी में। आपको देखो कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये फ़ैन चल रहा है भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस टाइम पे जो मैं बना रहा हूँ इस लेक्चर को, फ़ैन बंद नहीं कर सकता, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कल से लेक्चर सही से आएगा। तो ये वेटलैंड है, मैन मेड पोवई लेक है। ये एक बात याद रखनी है, आर्टिफिशियल है ये खुदाई करके बनाई हुई है। ये लेक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक है, और मुंबई में है ये। 1891 में बनाया गया था इसको, 1891 में। जो इसका वाटर है, मुंबई कॉरपोरेशन ने अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है ड्रिंकिंग के लिए, यानी कि पीने के लिए ये अच्छा पानी नहीं है, साफ़ नहीं है, क्योंकि गंदा पानी है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंपनी वगैरह में जो पानी यूज होता है वहाँ पे यूज किया जा सकता है। 2021 में जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसने यहाँ पे 10 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाने की बात कही थी कि जो पोवई लेक है उसके अराउंड 10 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, ऐसा प्लान किया था। लेकिन इसका अपोजिशन क्यों किया जा रहा है, और इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, क्यों डाली है और क्यों अपोज कर रहे हैं इसका, कि क्यों ना बनाया जाए साइकिल ट्रैक इसके आसपास और जॉगिंग ट्रैक। देखो ये वेटलैंड है, और वेटलैंड को रूल किया जाता है हमारे इंडिया में, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल बने हुए हैं ये। इन रूल के द्वारा, नियम के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, इनके द्वारा डील किया जाता है। अगर यहाँ पे ट्रैक बना देंगे चारों ओर, तो ये रूल का उल्लंघन होगा, वॉयलेशन होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ट्रैक बना दिया जाएगा तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल वगैरह रहते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस लेक में मगरमच्छ भी रहते हैं, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट की वजह से जब ये साइकिलिंग प्रोजेक्ट भी बन जाएगा तो यहाँ पे आसपास की जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित होगा।
और इस साइकिलिंग ट्रैक बनने की वजह से लोगों की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जॉगिंग ट्रैक बना देंगे, साइकिलिंग ट्रैक, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे हो सकता है कूड़ा करकट फैलाएं, हो सकता है वेस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाए। और इस साइकिलिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक बनने की वजह से हो सकता है यहाँ पे और भी डेवलपमेंट आए, यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन करे रोड वगैरह, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लेक को नुकसान हो सकता है, वेटलैंड भाई साहब ख़त्म हो सकता है, कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसका अपोजिशन कर रहे हैं जिसने पिटीशन डाली है, इन्वायरमेंटलिस्ट होगा कोई। नेक्स्ट टॉपिक है मार्तंड सन टेम्पल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक कंट्रोवर्सी चल गई क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने यहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल पे यहाँ पे एक पूजा सेरेमनी कराई। पूजा सेरेमनी का मतलब पूजा अर्चना कराई यहाँ पे। इसकी वजह से विवाद चल गया, कंट्रोवर्सी चल गई, क्योंकि देखो जो ये साइट है मार्तंड सन टेम्पल, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड साइट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप जानते हो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। 1860 में इसको बनाया था एलेक्जेंडर कनिंघम ने, और वही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, एलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जितनी भी आर्कोलॉजिकल साइट हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसकी परमिशन के बिना कहीं पे भी ऐसी लार्जेस्ट गैदरिंग या सेरेमनी, पूजा सेरेमनी कहीं पे भी नहीं कराई जा सकती। लेकिन जब मनोज सिन्हा जी ने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी जम्मू कश्मीर के, इन्होंने बिना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लिए हुए यहाँ पे पूजा वगैरह कराई, तो इसलिए ये न्यूज में आया। तो ये एएसआई ने कहा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये इसके वॉयलेशन है, इसके रूल्स का, इनके नियमों का उल्लंघन है जो इन्होंने पूजा अर्चना कराई है। और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे है मार्तंड सन टेम्पल। और देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे सन टेम्पल हैं, बहुत फेमस है, जैसे मार्तंड सन टेम्पल है, ऐसी और भी सन टेम्पल है। जैसे आपने सुना होगा उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, जिसके बारे में हमने अलग से भी कई बार पढ़ा हुआ है, कोणार्क सन टेम्पल। जैसे गुजरात में भी है मोधेरा सन टेम्पल, आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे टेम्पल है, उनमें से एक ये भी है। ये एंशियंट मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। ये रूल्स हैं एंशियंट, जो प्राचीन मोनूमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए एएसआई के, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूल्स हैं ये, एंशियंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स। तो इन्हीं का ही उल्लंघन किया है। इनके रिगार्डिंग किसी को भी जब ऐसी गैदरिंग करानी होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे करने होते हैं मोनूमेंट्स वगैरह में, तो पहले एएसआई की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये टेम्पल के बारे में जानते हैं। ये है भाई साहब टेम्पल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल है इंडिया में। बहुत सारे सन टेम्पल बने हुए हैं, ऐसे सूर्य के मंदिर बने हुए हैं, भगवान सूर्य के रिगार्डिंग। और ये जो किसने बनाया था 8th सेंचुरी में, ललित आदित्य मुक्तापिद ने बनाया था। ये आपको किंग का याद नाम रखना है, ललित आदित्य मुक्तापिद। मार्तंड सन टेम्पल देखो, ये एक्सीलेंट टेम्पल माना जाता है कश्मीरी आर्किटेक्चर के लिए, कश्मीरी आर्किटेक्चर के तहत ये बना हुआ है। और इसको अपना बहुत ज़्यादा होलीएस्ट श्राइन मानते हैं कश्मीरी पंडित। जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित हैं वो इसको सबसे पवित्र अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। होलीएस्ट का मतलब सबसे पवित्र, और श्राइन मतलब तीर्थ स्थान। ये टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था, तुड़वा दिया था सिकंदर शाह मीरी ने 14th सेंचुरी एडी में। और इसके जो र्यून्स हैं वो दोबारा से ये बताते हैं कि साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको डिक्लेयर किया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, फिर इसको दोबारा से रिवाइव किया गया। इसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब है हमारे राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई जगह होती है, स्थल होता है, तो उसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंटानल वेटलैंड। वेटलैंड आप जानते हो क्या होता है, ऊपर ही डिस्कस किया, पोवाई लेक के बारे में वेटलैंड जानते हो। ये पेंटानल वेटलैंड प्रीलिम्स के लिए बस इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे लोकेशन जाननी है आपको बस। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है पूरे वर्ल्ड की। साउथ अमेरिका में है ये, साउथ अमेरिका में। ये देखो जो देख रहे हो आप ब्राज़ील वाला पार्ट, ये यहाँ पे है थोड़ा इस वाले रीजन में, परग्वे ब्राज़ील वाला, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है, ये याद रखना है। अभी इसलिए न्यूज में है। यहाँ पे क्या है, कुछ डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि देखो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड तो है ही, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रास लैंड भी है।
यहाँ पे घास वगैरह उगी हुई है जो फ्लडेड है, जिस पे पानी भरा हुआ है। ये प्रगवे रिवर है, यहाँ से होके गुजरती है। प्रगवे रिवर और प्रगवे की ट्राइब्यूटरी हैं सहायक नदियाँ, वो यहाँ से होके गुजरती हैं इस वेटलैंड से। और ब्राज़ीलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ब्राज़ील का जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, उसने इसको नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से इसको नुकसान पहुँचाया जा सके। इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड यूज रीजन इसको डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि सस्टेनेबल यूज किया जाए बस इसका, इसकी इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का। ऐसा कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी ना की जाए जिसकी वजह से इसको नुकसान हो सके या इसकी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी को कुछ इम्पैक्ट पड़ सके, प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट टॉपिक है प्राप्ति पोर्टल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राप्ति का मतलब है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर। ये आपको याद रहने वाली है नहीं, बस ये जान लो कि प्राप्ति पोर्टल है क्या। ये समझ लो इंटरनेट पे एक साइट है, ये लॉन्च की थी मई 2018 में। किस लिए लॉन्च की थी? देखो, एक तो होती है पावर जनरेटर कंपनी जो पावर, बिजली बनाती हैं, जैसे एनटीपीसी होगी भाई साहब, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो ये होगी पावर जनरेशन कंपनी। और एक होती है डिस्कॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो बिजली को घरों तक पहुंचाती है। जैसे ये एनटीपीसी ने बिजली बनाई, इस बिजली बनाने वाली कंपनी से एक कंपनी ने खरीद ली, प्राइवेट कंपनी मान लो, आजकल तो प्राइवेट कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस की भी एक डिस्कॉम कंपनी है, पावर डिस्कॉम कंपनी। तो इसने खरीद ली बिजली एनटीपीसी से, और अब ये जो खंबे गड़े हुए हैं पावर पोल, उनके जरिए घरों तक बिजली पहुंचा रही है। तो रिलायंस होगी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या डिस्कॉम कंपनी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इनके जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जितने रुपए में बिजली खरीदती है, बेचती है, ये सब ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी आ सके, पारदर्शिता आ सके। तो इसके लिए पोर्टल बनाया था कि इस पर सारी इन्फॉर्मेशन हो कि पावर का जो परचेज किया है, खरीद दिया, उसका ट्रांजैक्शन कितना हुआ है। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है, इस पोर्टल के अकॉर्डिंग बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मतलब पावर को घरों तक पहुंचाने वाली जो कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी, उनके जो ड्यू है अभी बाकी है। मतलब जो प्रोड्यूसर हैं, पावर प्रोड्यूसर, उनसे बिजली खरीदी थी, उनका पैसा अभी दिया नहीं है। लगभग 4.04% तक ईयर बाई ईयर ये बढ़ता जा रहा है। मई 2022 में 1,21,765 करोड़ की राशि, सोचो इतनी राशि है जो देनी है इन्हें। डिस्कॉम टोटल जो वैल्यू है डिस्कॉम की, वो इतना ऋण है मई 2021 में जो पावर जनरेशन को देना है 1,17,026 करोड़, और ये इंक्रीज होकर 4.04% इंक्रीज होता है हर साल। तो मई 2022 में 1,21,000 के लगभग होया, और मई 2021 में 1,17,000 करोड़। ये इतना डिस्कॉम कंपनी को, पावर कंपनी जो पावर जनरेशन कंपनी है, उनको देना है। ये मतलब उधारी बिजली ले ली, बाटी डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि मतलब घरों को या फैक्ट्रियों को, लेकिन ये घाटे में चल रही है डिस्कॉम कंपनी, इनको पैसा नहीं आ पा रहा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप भी लेती हैं कि फ्री में बिजली, जैसे किसानों को फ्री में बिजली दी जाती है, लगभग हर स्टेट में ही सब्सिडी दी जाती है, और बहुत सारे स्टेट में आपको पता है फ्री बिजली घरों में भी दी जा रही है। तो इसकी वजह से ये पावर जो डिस्कॉम कंपनी, इनके पास जो बिल आ नहीं पाता, बहुत सारे लोग बिल भी नहीं भरते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है डिस्कॉम कंपनीज़ की। इसकी वजह से इन पे बकाया रह रहा है जो पावर जनरेशन कंपनी है उनका। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन दूधी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना किसने चलाया और क्यों चलाया। पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी जो असम राइफल, उसने चलाया था। ये 30 साल पहले चलाया था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी कि जो घुसपैठिया हमारे इंडिया में घुस के आते हैं पाकिस्तान वगैरह की साइड से, उनको बाहर निकालना था ये ऑपरेशन दूधी का काम। इसमें 15 सोल्जर की एक टीम थी, असम राइफल के थे। असम राइफल आपको पता है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है असम राइफल। इसकी 7th बटालियन ने, जिसको लीड कर रहे थे नायब सूबेदार पदम बहादुर जी, पदम बहादुर छेत्री, इन्होंने 5 मई 1991 को 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्ट्रीमिस्ट थे जो हमारे इंडिया की तरफ घुसपैठिए की तरफ घुसते आ रहे थे, उनको ये गन डाउन कर दिया था, यानी कि मार गिराया था। और 13 अदर थे जिनको पकड़ा गया था, कैप्चर कर लिया था 13 लोगों को। यहाँ से जम्मू कश्मीर में चलाया था ये ऑपरेशन दूधी, अभी न्यूज़ में है ये। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन आसानी। साइक्लोन आप जानते हो चक्रवात, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है।
साइक्लोन आसानी देखो अभी ओरिजिनेट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में अभी ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आ सकता है कुछ दिनों में। फैक्ट जानते हैं जो आसानी नाम किसने दिया है। देखो साइक्लोन के बारे में पूरी डिटेल, साइक्लोन के लिए अलग से ज्योग्राफी का लेक्चर बना हुआ है, वो आप ज़रूर देखना, नहीं देखा है तो। आधे घंटे का लेक्चर है, मैं इसमें नहीं बता सकता, अलग से इसलिए बताया हुआ है उसको। देखो जो भी ऐसे टॉपिक है जो न्यूज़ में रहते हैं और स्टैटिक पोर्शन के भी, वो सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं वो इसलिए मैंने अलग लेक्चर से बनाए हुए हैं। अगर उनमें कोई अपडेट होता है तो मैं उसे करंट अफेयर के इस लेक्चर में भी बता देता हूँ, अलग से लेक्चर बना देता हूँ उसका, जो उसमें नई अपडेट आई है, ठीक है। और ये जो साइक्लोन आसानी के बारे में कि नाम कैसे दिया जाता है आसानी का, उस लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है कि नेमिंग कैसे करते हैं। यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है एक बार ये क्वेश्चन कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे नाम दिया जाता है साइक्लोन को, तो कौन नाम देता है इनको। तो ये नाम किसने दिया, ये दिया है श्रीलंका ने आसानी नाम। आसानी का नाम है रैथ, सिन्हालीज लैंग्वेज में, जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोली जाती है श्रीलंका में। बे ऑफ बंगाल में ये बन रहा है ये साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में। ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, इसमें बन रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट में आने वाला है, आएगा चक्रवात, बारिश होगी, तूफान आएगा साथ में। ये साइक्लोन स्टॉर्म इस सीजन का पहला साइक्लोन स्टॉर्म है आसानी। और अगला नाम किसका होगा, अगला नाम देगा थाईलैंड। अगर और साइक्लोन आएगा इस इंडियन ओशन में, अगला नाम होगा थाईलैंड द्वारा नाम दिया हुआ सित्रंग। अभी किसने दिया आसानी नाम, श्रीलंका ने, उसके बाद थाईलैंड। तो ये नाम कैसे दिया जाता है उसमें डिटेल से बताया हुआ, वो देख सकते हो आप। और साइक्लोन को देखो कई कैटेगरी में बताया जाता है, मतलब बांटा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, अगर विंड की स्पीड, हवा की स्पीड, साइक्लोन आ रहा है चक्रवात, बादल बनेंगे भाई साहब, इसमें बारिश होगी, आंधी तूफान आएगा। अगर हवा की स्पीड, विंड की स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो बोलेंगे सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। अगर 118 से 221 किलोमीटर पर आवर के बीच में विंड की स्पीड है तो बोलेंगे वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। और देखो 222 में 120 नॉट होते हैं, नॉट को भी आप कह सकते हो ये सुपर साइक्लोन 120 नॉट से ज़्यादा है, या फिर किलोमीटर पर आवर में काउंट कर सकते हो आप, किलोमीटर पर आवर का ही याद रख लो बस। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं अगर 88 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में विंड स्पीड है। साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं 62 से 87 किलोमीटर पर आवर के बीच में विंड स्पीड है साइक्लोन की। अगर 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो डीप डिप्रेशन बोलेंगे, और डिप्रेशन बोलेंगे 51 किलोमीटर पर आवर से कम है विंड स्पीड। तो ये साइक्लोन के डिफरेंट नाम है, विंड के आधार पे, हवा के आधार पे साइक्लोन को कैटेगराइज किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और डिफरेंट रीजन में देखो साइक्लोन का अलग नाम है, जैसे इंडियन ओशन में चक्रवात बोलते हैं या साइक्लोन बोलते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो विली विली बोलते हैं, यहाँ टाइफून बोलते हैं चाइना के आसपास है, यहाँ हुरिकेन बोलते हैं यूएसए के आसपास आता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हैं इसके। एल्कोहल कंजप्शन, देखो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिसेंट जो रिपोर्ट आई है एल्कोहल कंजप्शन के बारे में, उसमें बताया गया एल्कोहल का मतलब शराब, दारू, वाइन, कितने लोग पीते हैं कितने नहीं पीते, औरत कितनी पीती हैं, महिलाएं और पुरुष कितने पीते हैं, इसके बारे में मैन एंड वुमन, फीमेल और मेल कितना कंजप्शन करते हैं। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये सर्वे आई, इसमें बताया गया केवल 1% वुमन ऐसी हैं जो शराब पीती हैं, पियक्कड़ है भाई साहब, नशेड़ी। उनमें जितनी इनकी एज है 15 से 49 ईयर के बीच में है इनकी एज, जो वुमन 1% शराब पीती है हमारे इंडिया में। लेकिन आदमी कितने पीते हैं, 22%। इतने 22% नशेड़ी हैं भाई साहब, पियक्कड़ हैं हमारे देश में। ये डेटा आपको याद रखना भाई साहब, प्रीलिम्स में और मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। एल्कोहल कंजम्पशन के रिगार्डिंग कोई आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आ जाए, उसमें आप एक लाइन में लिख सकते हो। परसेंटेज ऑफ वुमन सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जितनी महिलाएं 18% महिला वहाँ पे शराब पीती हैं, अल्कोहल पीती हैं। और सिक्किम में सेकंड नंबर पे 15%। अगर मेन की बात करें सबसे ज़्यादा गोवा के आदमी पीते हैं 59%, फिर अरुणाचल प्रदेश 57%, 50% तेलंगाना, और लक्षद्वीप में सबसे कम लोग शराब पीते हैं 1% लोग। महिलाओं में जो शराब पीती हैं 70% कंज्यूम करती हैं हर दिन। जितनी भी महिला शराब पीती है 1% हमारे देश की, उनमें से 17% ऐसी हैं जो हर दिन उन्हें चाहिए ही चाहिए भाई साहब। 37% ड्रिंक करती हैं एक सप्ते में एक बार। और अगर मैन की बात करें पुरुष की तो 15% कंज्यूम करते हैं, डेली चाहिए उन्हें शराब। 43% इन्हें सप्ते में एक बार चाहिए, और सप्ते से कम में पीते हैं, यानी कि 2 सप्ते में, 3 सप्ते में, ऐसे 42% लोग हैं जो अल्कोहल
पीते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन महिलाएं जो पीती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी की पीती हैं, शेड्यूल ट्राइब की। 4% महिला शेड्यूल ट्राइब की शराब पीती हैं। और जो कंजम्पशन करती हैं सबसे ज़्यादा देखो क्रिश्चियन मैन करते हैं, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी के, क्रिश्चियन धर्म के आदमी सबसे ज़्यादा 36% करते हैं। अदर रिलीजन से जो करते हैं 49% है। ओवरऑल प्रोपोर्शन मैन का है जो ड्रिंक पीते हैं वो 2015-16 से लेके 2019-20-21 तक ये घटा है। 2015-16 में 29% आदमी शराब पीते थे, लेकिन अभी पीते हैं 22%। इसकी अपेक्षा जो 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आई थी 4थे नंबर की, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंडक्ट कर रहा था इसको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अभी ये 5वीं का डेटा धीरे धीरे सबका डेटा रिलीज हो रहा है, कई बार डिस्कस किया है, इससे पहले भी कई सारा डेटा आया था रिगार्डिंग एनीमिया के रिगार्डिंग और चाइल्ड और वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग आया था, तो ये डेटा भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जो जितनी महिलाएं पहले 2015-16 में पीती थी 1%, लगभग 1% ही 2019-20 और 19-21 मतलब 19 से 21 के दौरान 2021 में भी इतनी महिलाएं लगभग पीती हैं, यानी कि सेम परसेंटेज है लगभग इनका, जितनी महिलाएं पहले पीती थी अब भी पीती हैं परसेंटेज में। वैसे नंबर ऑफ वुमेन बढ़ गई होंगी, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज सेम है। नेक्स्ट है एमपी-लेड। एमपी-लेड आप जानते हो, एमपी-लेड एक क्या है, एमपी-लेड एक स्कीम है। एमपी-लेड का मतलब क्या है, ये एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी-लेड का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके बारे में देखो अलग से डिस्कस किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स ने। तो एमपी-लेड स्कीम है जो, ये आप सही से देखना उसे, अगर नहीं देखे तो इसको लेक्चर को एमपी-लेड स्कीम के बारे में वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका लेक्चर, अगर आपने नोट्स बनाए तो वहाँ से रिवाइज करना। अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट सिर्फ इतना है कि पहले जो इंटरेस्ट की से कमाई होती थी गवर्नमेंट को, इसके इंटरेस्ट पे जितना भी फंड आता था, एमपी-लेड का जो फंड है उससे, एमपी-लेड के फंड से इंटरेस्ट था, जो ब्याज था, वो ब्याज से कमाई होती थी, तो एमपी-लेड अकाउंट में जमा करते थे। एक अलग से अकाउंट बना हुआ था एमपी-लेड का। ये एमपी-लेड है जो, एमपी-लेड का अलग से अकाउंट बना हुआ था। तो अब जो अकाउंट का जो ये पैसा इस अकाउंट में डाला जाता था एमपी-लेड स्कीम का, अब वो पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा। जो एमपी-लेड स्कीम के इंटरेस्ट से, फंड के इंटरेस्ट से जो पैसा कमाती थी, गवर्नमेंट के पास पैसा होता था, तो उसे एमपी-लेड अकाउंट में जमा करते थे, अब वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। बस इतना सा इसमें फेर बदल किया है, चेंज किया है। बाकी सारी स्कीम जैसी पहले चली आ रही थी ऐसी ही। और पहली कैसे, हमने अच्छे से एमपी-लेड स्कीम को डिस्कस किया हुआ है उस लेक्चर में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है एमपी-लेड। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू दिल्लीज न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। देखो दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप पॉलिसी जारी की है। स्टार्टअप पॉलिसी का मतलब है, स्टार्टअप का मतलब होता है नई नई कंपनियां खोलना। नई कंपनी, कोई भी नई कंपनी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को पास किया है दिल्ली कैबिनेट ने। तो इसमें क्या है ये देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की तरफ बढ़ें, बिजनेस करें। कॉलेज लेवल पे ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस ब्लस्टर प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए दिल्ली में। और इसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन और कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। यानी कि स्टार्टअप नई कंपनी खोलने के लिए बिना किसी कोई चीज़ गिरवी रखे हुए कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा और बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टार्टअप खोल सकें। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट इसमें देगी सीए वगैरह, जो चार्टेड अकाउंट होते हैं, लॉयर होते हैं या एक्सपर्ट है कोई, वो स्टार्टअप खोल सकते हैं फ्री में। सर्विस चार्जेस ये गवर्नमेंट, उसका सर्विस चार्जेस है गवर्नमेंट उठाएगी, सर्विस चार्जेस जितना भी लगेगा। स्टूडेंट स्टार्टअप बना सकते हैं अपने कॉलेज के दौरान। कॉलेज के दौरान वो अपने कॉलेज की जब भी पढ़ाई चल रही है, उस कोर्स कोई कर रहे हैं मान लो दिल्ली में, तो वो 1 से 2 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं स्टार्टअप चलाने के लिए। तो ये पॉलिसी बनाई है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 कमेटी करेंगी। 3 कमेटी में एक होगा स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरी कमेटी, इसको हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट के। तो ये इसमें मेंबर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी मेंबर आएंगे स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी से, मतलब कमेटी में। इस कमेटी में जो मेंबर आएंगे, इनका काम क्या होगा, ये मॉनिटरिंग करेगी पॉलिसी की, कि मॉनिटरिंग करेगी कि सही से पॉलिसी काम कर रही है नहीं कर रही, सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा। एक कमेटी होगी स्टार्टअप टास्क फोर्स,
एक होगी नोडल एजेंसी। ये 3 कमेटी होंगी जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, लागू करेंगी इसको। पॉलिसी जो स्टार्टअप पॉलिसी, आइडिया क्या है इसके पीछे का? आइडिया ये है कि दिल्ली को क्या है, स्टार्टअप कैपिटल बनाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप खुलें दिल्ली में। स्टेट गवर्नमेंट यही इनक्रेज करना चाहती है कि 2030 तक आते आते दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 1500 स्टार्टअप बनाए जाएं, यानी कि लगभग 1500 कंपनियां बनाई जाएं। इस प्रोजेक्ट का टाइटल यही है, यानी कि टारगेट लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लीडर, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योगपति बनाए जाएं दिल्ली के यूथ को, दिल्ली में जितने भी नौजवान हैं। दिल्ली जो है 2022 में बेंगलुरु को सरपास कर गया है। अब ये स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी दिल्ली है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप ऐड हुई हैं 2021-22 में वो दिल्ली में हुई हैं। बेंगलुरु में 2021-22 में जो खुली थी स्टार्टअप नई कंपनियां 4514 खुली थी, और दिल्ली में 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप खुली हैं पिछले एक साल में, 21-22 वाले पीरियड में। इकोनॉमिक सर्वे में आया था। तो दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी बन गई है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो यही थे आज का टॉपिक बस।